गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपको क्लास 9th के चैप्टर 3 के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपका लेसन चल रहा था आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो आधुनिक विश्व के चरवाहे के बारे में हमने आपको जनजातियों के बारे में बताया था, घुमंतू चरवाहों के बारे में बताया था। आगे अगर बात करें तो परंपरावादी या परंपरागत अधिकार क्या होते हैं, तो परंपरागत अधिकारों के अगर बारे में बात करेंगे तो परंपरागत अधिकार वे अधिकार होते हैं जो परंपरा तथा रीति रिवाजों के अनुसार दूसरी पीढ़ी को मिलते हैं, परंपरागत अधिकार कहलाते हैं। या फिर डेफिनेशन के अनुसार इसको हम चेंज करें तो परंपरागत और रीति रिवाज के अनुसार मिलने वाले अधिकार परंपरागत अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लें धार्मिक, किसी धर्म के अनुसार, जैसे कि हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर अपने परंपरागत रीति रिवाज अधिकारों को मानता है तो वो हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता पूजे जाते हैं उनको पूजता है। यदि हम बात करें तो परंपरागत अधिकार, एक कृषक के बारे में बात ले लें, क्योंकि चैप्टर है आधुनिक विश्व में चरवाहों के बारे में। कृषक, देखा जाता है कि कृषि में अत्यधिक अगर बात करें तो किसान का बेटा किसानी करता है या खेतों में काम करता है, इसके अदरवाइज उसके जो भी कार्य होते हैं वो करता है, लेकिन इसको ये कार्य करना पड़ेगा, ये इसका परंपरागत अधिकार होता है। यदि फसल के बारे में बात करें कि फसल की डेफिनेशन क्या होती है, तो फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भूमि के टुकड़े पर उगाए जाने वाले या उपभोग करने के लिए उगाई जाने वाली बीजों के द्वारा जो अंकुरित होते हैं बीज, उनसे जो फसलें उत्पादित होती हैं उसको हम फसल कहते हैं। अगर डेफिनेशन के अनुसार अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फसल के, तो किसी समय चक्र के अनुसार, और ये फसलें होती हैं वो किसी न किसी समय चक्र के अनुसार चलती हैं, उनके बारे में अभी हम आगे डिफाइन करेंगे। तो किसी समय चक्र के अनुसार भूमि के टुकड़े पर वनस्पतियों या वृक्षों पर मानवों और पालतू पशुओं के उपभोग के लिए, अर्थात उनको खाने के लिए उगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को फसल कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, किसी समय चक्र के अनुसार भूमि के टुकड़े पर वनस्पति या वृक्षों पर या भूमि के टुकड़े पर मानवों और पालतू पशुओं के उपभोग के लिए, किसके लिए? मानवों और पालतू पशुओं के उपभोग के लिए उगाकर काटी जाने वाली और तोड़ी जाने वाली पैदावार को फसल कहते हैं। ये तो थी फसल की डेफिनेशन। अब फसलें होती कितने प्रकार की हैं ये भी हम आपको बता दें कि इनका समय चक्र के बारे में बात हुई है। किसके बारे में? फसल चक्र के बारे में। तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। बोर्ड पेपर में भी आता है और आपके पेपर में भी आएगा, कंपटीशंस में भी पूछा जाता है। बार बार हम कंपटीशन का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम्पल्स वहाँ पर पूछ दिए जाते हैं। एक बार देख लीजिए आप। तो रबी की फसल में अगर देखें तो गेहूँ, चना, सरसों और आलू, इसके एग्जाम्पल हो सकता है वो विकल्पीय में 3 अलग से दे दे और एक ये दे दे। तो आप गेहूं की फसल, चना की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल आदि भी हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। यदि एग्जाम्पल में ये आपको देखने को मिलता है तो आप इन पे टिक लगाते हैं। तो रबी की फसल पता हो गया आपको। खरीफ की फसल के अगर बारे में बात करें तो खरीफ की फसल में मक्का, बाजरा और ज्वार आता है। आगे अगर बात करें तीसरी फसल के बारे में, जायद की फसल के बारे में, तो तरबूज, खरबूजा, मूंग और उड़द के बारे में जो फसलें, ये जो भी फसलें एग्जाम्पल में हमने आपको बताई हैं, ये थी जायद की फसल, ये खरीफ की फसल, ये रबी की फसल। अगर आगे बात करें ये फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं उसको आगे देखेंगे। जैसे कि रबी की फसल के बारे में अगर बात करें तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। अगर आगे बात करें खरीफ की फसल में जुलाई और अगस्त में इसकी कटाई होती है। सितंबर, अक्टूबर। अगर इसकी बात करें तो मार्च, अप्रैल में, और इसकी जो कटाई होती है जून और
जुलाई में। तो इसके एग्जाम्पल्स हमने आपको फसलों के बारे में बता दिया, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, और परंपरागत अधिकारों के बारे में। अगर अगली आइटम के बारे में बात करें तो हम डिफाइन करेंगे आपको इसी वीडियो में। आगे इसी लेसन की अगर बात करें तो आरक्षित वन और संरक्षित वन के बारे में। तो आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां पर चरवाहों को इन वनों में जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां पर चरवाहों को इन वनों में जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, ये थे आरक्षित वन। अर्थात इन लोगों को इन वनों में नहीं जाने दिया जाता था, अर्थात जब तक नहीं जा सकते थे जब तक कि सरकार की कोई अनुमति नहीं लेते थे। अब संरक्षित वनों की अगर बात करें तो संरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां पर जाने के लिए चरवाहों पर चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार उनको पहले से ही प्राप्त थे और उनको वो अधिकार पहले से ही दिए जाते थे। संरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां पर जाने के लिए चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार दिए गए थे। ये था आरक्षित वन, संरक्षित वन। पहले वीडियो में हमने आपको जो भी जनजातियां थीं विभिन्न राज्यों से, जैसे कि धंगर, मसाई, राइका आदि के बारे में बताया था, उनका निवास स्थान बताया था कहाँ पर, और वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, अपने पशुओं के रहन सहन के लिए वो क्या करते थे। इस प्रकार के कुछ बातें हमने आपको पहले वीडियो में बताई थी, ज़्यादा कुछ रिलेशन में है नहीं। आरक्षित वन था, संरक्षित वन और जनजातियों के बारे में था, उसके बारे में हमने आपको बताया किस प्रकार के वो जानवर पालते हैं। जैसे कि इसी वीडियो में हम बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पालतू पशु जो भी जिस स्थान पर जैसे भी थे, उनके बारे में किस राज्य में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते थे, आरक्षित वनों के बारे में, संरक्षित वनों के बारे में बताया गया। आगे अगर इसी लेसन के बारे में बात करें तो देखेंगे, यदि बात करें बेकार भूमि के बारे में, तो बेकार भूमि के बारे में आप जानते हैं, बेकार भूमि को ऊसर भूमि या बेकार भूमि वह भूमि होती है या ऊसर भूमि वह भूमि होती है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई फसल का उत्पादन नहीं हो सकता है, अर्थात उस पर हम किसी भी प्रकार की कोई फसल उत्पादित नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिस पर हम किसी भी प्रकार की कोई खाने पीने की वस्तु को पैदा नहीं कर सकते हैं, बेकार की भूमि कहलाती है। इस बेकार की भूमि को उपजाऊ करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इस जमीन को बेच दिया, अर्थात जो चारागाह वाली जमीन थी उस जमीन को बेच दिया गया, क्योंकि ये चारागाह जमीन ऐसी थी, बार बार जानवर इस पे आते थे जाते थे, जिसकी वजह से ये जो भी उसकी घास फूस थी या जो भी इसके जैविक तत्व थे वो नष्ट हो जा रहे थे। तो इस भूमि को, बेकार भूमि को उपजाऊ करने के लिए लोगों को दे दिया गया और उस पर लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, आरक्षित वन और संरक्षित वनों में उसको परिवर्तित कर दिया। बेकार की भूमि की अगर बात करें तो इसको, बेकार की भूमि को या ऊसर वाली भूमि को उपजाऊ करने के लिए क्या किया जाता है, इस पर जैविक खाद, जिप्सम, रासायनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार की खादों का उपयोग करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है और उसके बाद उस फसल पर एक दो वर्ष तक सिंचाई की जाती है। जब एक दो वर्ष तक उस भूमि पर सिंचाई की जाती है और वो भूमि धीरे धीरे करके फसलों में थोड़ा उत्पादन होना स्टार्ट होता है और उनमें विभिन्न प्रकार की जैविक खादों और रासायनिक खादों का उपयोग करके उसकी जुताई करके उस भूमि को, उस बंजर भूमि को या उस बंजर क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सिंचाई करना, जुताई करना और उस पर विभिन्न प्रकार के जैविक खादों का और रासायनिक खादों का उपयोग करना, जैसे कि
जैविक खाद में आपका आएगा, एग्जाम्पल में पूछ देता है कभी कभी, गोबर आपका जैविक खाद में आएगा। और रासायनिक अगर खादों की बारे में बात करें तो यूरिया, डीएपी, पोटास, जिप्सम, इस प्रकार की जो भी कार्बनिक हैं तो उनको इसमें लाया जाता है। और भूमि को, जो भी अनुपजाऊ भूमि होती है, बेकार भूमि होती है, ऊसर भूमि होती है, उसको उपजाऊ बनाया जाता है। तो जब से वनों को आरक्षित और संरक्षित में बदला गया और चारागाहों को ख़त्म किया गया तो पशुओं के लिए कहीं ना कहीं एक समस्याएं उत्पन्न हुई, घुमंतू चरवाहों के लिए एक समस्या उत्पन्न हुई। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए उनके लिए चारे की व्यवस्था की गई, चारे के बीज बनाए गए, जिससे कि ज्वार बाजरा के बीज बनाए गए और उनको उत्पादित किया गया, फसलों को बांधा गया और अलग अलग क्षेत्रों में पशुपालन किया गया। ग्रामीण अंचलों में देखा होगा डेयरी, पशुपालन आदि प्रकार के विभिन्न कार्य चलते हैं। तो ये संभव कब हुआ? इस बेकार भूमि को, ऊसर भूमि को या अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ जब बनाया गया, जब उसमें जैविक खाद या रासायनिक खाद सिंचाई करके, जुताई करके, हलों के द्वारा या फिर ट्रैक्टर के द्वारा, जो भी आधुनिकीकरण का समय चल रहा है उसमें उस बंजर भूमि को ख़त्म किया जा रहा है। तो इस लेसन में कुछ ज़्यादा नहीं था, यही सब कुछ। आज का लेसन इतना ही, आज की वीडियो इतना ही। और जो भी वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।